साथियों, गोपीनाथ मुंडे जी का आपको आश्चर्य लगेगा 19 मिनट का संसद में भाषण है ओबीसी जनगणना को लेकर के, और दूसरे तीसरे दिन के बाद में ही गोपीनाथ मुंडे की हत्या करवाने का काम भाजपा के लोगों ने किया। रोड एक्सीडेंट दिखा करके उनका काम तमाम किया गया। इसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र में बवाल हुआ और इसको शांत करने के लिए बाद में फिर उनकी बेटी को सांसद बनाया गया। प्रचार में जो उस षड्यंत्र में शामिल नेता लोग थे उसमें शामिल नहीं हुए। प्रचार के अंदर में लोगों ने जूता फेंक के मारा उनके ऊपर में। इतिहास है इस बात का भी। तो ये ओबीसी का मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना का बहुत भयानक मामला है साथियों। जोहार, जय मूल निवासी साथियों, आज के मध्य प्रदेश राज्य के 5वें राज्य अधिवेशन में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारी माताएं बहनों, पहला उद्घाटन सत्र था, दूसरा सत्र का ये समापनीय कार्यक्रम है और इसमें जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं वो विषय है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के साथ साथ सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाना एक भयानक षड्यंत्र है, एक सामाजिक विश्लेषण। और दूसरा विषय है बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा आंदोलन के माध्यम से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए राज्य भूमि आयोग का स्थापना की मांग सरकार से करना। इस विषय पर चर्चा, ये दो विषय हैं, तो शायद ये मिसप्रिंटिंग हुई है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के साथ साथ में सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाना एक भयानक षड्यंत्र। एससी और एसटी की जाति जनगणना होती है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होती है। एससी और एसटी की होती है, ये मैंडेटरी है सरकार के द्वारा, ये सरकार को करना पड़ता है। इसके लिए बाकायदा एससी और एसटी के नाम पर भारत सरकार को बजट एलोकेट करना पड़ता है। ये बात अलग है कि उनके डेवलपमेंट के लिए वो बजट खर्चा नहीं करते हैं। एससी और एसटी के विकास के लिए जो निधि बजट में प्रावधान किया जाता है उसको वो दूसरे मदों में इधर उधर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आज भी लगभग 70-75 साल के बाद भी एससी और एसटी की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, इसके लिए पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों की सरकारों ने इस मुद्दे को लेकर के विधानसभाओं में हंगामा खड़ा किया। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने भी ये मुद्दा उठाया। बिहार राज्य के अंदर में नीतीश कुमार जी की सरकार है, वहां पर अपने सहयोगी दल को लेकर के साथ में अभी जाति जनगणना का काम राज्य स्तर पर चल रहा है। ये बात अलग है कि वो केवल चुनावी मुद्दा उन्होंने बना के रखा है, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार का है। राज्य के लोग भी करवा सकते हैं, अगर चाहे तो अपने राज्य में कानून बना करके उनको हिस्सेदारी दिया जा सकता है। सही तरीके से आंकड़ा इकट्ठा करके जो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, अब शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी के हैं, तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना मध्य प्रदेश में करवाना चाहें तो करवा सकते हैं।
उनको हिस्सेदारी दे सकते हैं, राज्य सरकार का अपना बजट होता है। मगर देश के प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया हुआ है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, तो शिवराज सिंह चौहान कैसे करवा लेंगे? ये ओबीसी की जाति जनगणना का जो मुद्दा है कोई साधारण मुद्दा नहीं है। ये शासक जातियों के लिए जानलेवा हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर के हत्याएं हो सकती हैं। जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी, साधारण मुद्दा नहीं है ये। क्योंकि जो दूसरे के हिस्से पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जब ये जानकारी उनको होगी कि हमारी संख्या, हमारी ताकत कितनी है और शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारे हिस्से पर इतने दिनों से इन लोगों ने डाका डाल के रखा हुआ है, तो वो हिस्सा हमको चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो उनकी सरकारें नहीं बनेगी। जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग, समाजवादी, ये जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर सरकार उनकी जनगणना करवा करके जानकारी सार्वजनिक कर देगी कि ओबीसी की, पिछड़े लोगों की ये संख्या है, तो ये धन धरती का बंटवारे की बात है। संविधान कहता है कि लोक संख्या के अनुपात में सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात है, हिस्सेदारी की बात है। मगर ये संविधान द्रोही वाले जो लोग बैठे हैं, संविधान पर एक अक्षर भी अमल नहीं करते हैं, ये उनके लिए खतरा है। ये आज का मुद्दा नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय वामन मेश्राम साहब को। 2001 से ये मुद्दा उन्होंने टेकअप किया और 2011 में जब जनगणना की बात आई तो इस मुद्दे को उन्होंने दुश्मनों के द्वारा डाइवर्ट किया गया। अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, पिछड़े वर्ग के लोगों को भ्रमित करने का काम किया और अन्ना का गन्ना चूस करके उसके मुंह पे फेंक के मार दिया। मगर जो सच्ची लड़ाई थी, जो किसान जातियों की लड़ाई थी, अधिकारों की, हिस्सेदारी की, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। मेधा पाटेकर जो अन्ना के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थी, वो गवर्नर बन गई। कुछ गवैये लोग भी थे उसमें, गायकार थे, वो सांसद बन गए। मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या मिला? पिछड़े वर्ग की जनगणना के मुद्दे को लेकर के भारत के इतिहास में पहली बार 3 दिन तक पार्लियामेंट को बंद किया गया। इससे पहले पिछड़े वर्ग के मुद्दे को लेकर के भारत की पार्लियामेंट बंद हुई हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं था। आपको आश्चर्य लगेगा, गोपीनाथ मुंडे जी जो सांसद हुए महाराष्ट्र से, वो चुनकर के दिल्ली गए और जब उन लोगों को इस बारे में समझाया, बताया गया संगठन के माध्यम से कि आप अंदर हो, बाहर में मेश्राम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 सितंबर 2011 में जब भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर जब बहुत विशाल रूप धारण किया, तो गोपीनाथ मुंडे जी को भी समझाने का काम किया लोगों ने। तो उस समय गोपीनाथ मुंडे जी ने और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जब बुलाया मेश्राम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम में, जिसमें कैप्टन राणेंद्र सोही साहब थे, भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उड़ीसा से, वो जाति जनगणना के मुद्दे के रूप में
हुकम सिंह देसराजन लोधी जी भी थे, लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलीगढ़ के रहने वाले। शरद यादव जी मौजूद थे उसमें, जो आज दुनिया में नहीं है। रामविलास पासवान जी भी उस समय मौजूद थे, जो आज वो भी दुनिया में नहीं है। इंद्रराज सिंह सैनी साहब भी मौजूद थे। तमाम पिछड़े सतपाल मलिक से लेकर के तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, जो सामाजिक संगठन को लीड करने वाले लोग थे, उन सभी लोगों को वहां बुलाया। रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे और वहां पर जो रामविलास पासवान जी का जो स्पीच हुआ आज भी रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा, हम धन्यवाद देते हैं इस्लाम साहब को, सलाम करते हैं। हम अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के मुखिया हैं, मगर एक राष्ट्रीय पटल पर एक मुद्दे को लेकर के हम सभी लोगों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और खून के आखिरी कतरे तक हम आपके साथ देंगे। ये बात अलग है कि वो मौसम विज्ञानी थे, वो जिधर सरकार बनती थी वो हमेशा सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे, मगर चुप हो गए बाद में। साथियों, गोपीनाथ मुंडे जी का आपको आश्चर्य लगेगा, 19 मिनट का संसद में भाषण है ओबीसी जनगणना को लेकर के, और दूसरे तीसरे दिन के बाद में ही गोपीनाथ मुंडे की हत्या करवाने का काम भाजपा के लोगों ने किया। रोड एक्सीडेंट दिखा करके उनका काम तमाम किया गया। इसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र में बवाल हुआ और इसको शांत करने के लिए बाद में फिर उनकी बेटी को सांसद बनाया गया। प्रचार में जो उस षड्यंत्र में शामिल नेता लोग थे उसमें शामिल नहीं हुए। प्रचार के अंदर में लोगों ने जूता फेंक के मारा उनके ऊपर में। इतिहास है इस बात का भी। तो ये ओबीसी का मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं है, जाति जनगणना का बहुत भयानक मामला है साथियों। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके लिए भी ये साधारण मुद्दा नहीं है। इस तरीके से आश्चर्य की बात है कि संगठन शक्ति, जनशक्ति के बगैर हम लोग ये बड़ा काम करवाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए संगठित शक्ति जरूरी है। बार बार हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं को कहते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों को कहते हैं, चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर। विधानसभा लड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं, मगर बूथ लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे विधानसभा में तो आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, आप अपना बूथ तैयार करो, बस केवल बूथ लड़िए। विधानसभा में 300, 350, 400 जो बूथ है, हर बूथ पर आपका कार्यकर्ता होना चाहिए। हर बूथ तक आपकी आवाज जानी चाहिए। बूथ लड़ो, विधानसभा तो ऑटोमेटिक जीत जाओगे। अभी से आज यहां से जाने के बाद में हर एक कार्यकर्ता के पास में अपनी विधानसभा की, जो जिस विधानसभा से ताल्लुक रखता है, उसके विधानसभा के सारे बूथों की लिस्ट 5-6 पेज की, 7 पेज की, 8 पेज की, 10 पेज की से ज्यादा नहीं होती है। वो बूथ का नंबर क्या है, नंबर 1, वो कौन से मतदान केंद्र पर बना हुआ है। मतदान केंद्र अलग होता है और बूथ अलग होता है। एक मतदान केंद्र पर जो विद्यालय है, वहां पर कम से कम 1 बूथ, 2 बूथ, 3 बूथ, 4 बूथ, 5 बूथ, 6, 7, 8 बूथ होते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी इंटर कॉलेज जहां संख्या बल अधिक है, 8, 10 बूथ होते हैं एक मतदान केंद्र पर। तो वो बूथ 1 से लेकर के 10 तक कौन से मतदान केंद्र पर है, वो नाम के साथ निकलती है। हर एक बूथ पर आपको अपने आदमी को तैयार करना है, सोशल नेटवर्किंग उसके अंदर में डालनी है। हर उस बूथ पर रहने वाली हर एक जाति का आदमी उसके अंदर में होना चाहिए। बूथ खड़ा करना है हम लोगों को, बूथ लड़ना है। साथियों, इन लोगों के मुंह से अहिंसा की बात निकलती है और ये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं।
ये जाति जनगणना का मुद्दा आसान नहीं है। ये जो महात्मा कहलाते हैं अपने आप को, आपने अभी हमारे मुस्लिम साथी यहां से गए बोल करके बताया भी था उन्होंने कि गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता हैं, 2 राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी के बारे में यह कहा जाता है अक्सर करके ये अहिंसा के पुजारी थे, बहुत भगत आदमी थे, महात्मा थे। मगर गांधी जी के अंदर में कौन सा शैतान बैठा हुआ था यह किसी को मालूम नहीं था, जो एकदम से यकायक निकल के आ गए। वो अहिंसा के पुजारी गांधी जी के अंदर में जो शैतान था, उसने कहा देश में हिंसा करो, क्विट इंडिया, करो या मरो, कुछ भी करो, अंग्रेजों को भारत से भगाना होगा। 9 अगस्त 1942 को ये नारा उन्होंने दिया। देश में बहुत भयानक हिंसा हुई, लेकिन किताबों में क्या पढ़ाया जाता है गांधी जी के बारे में? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ना ढाल उठाई ना तलवार चलाई और देश को यूं ही आजादी दिलाई। एकदम झूठ पढ़ाया जाता है। हिंसा करने का आदेश गांधी जी ने दिया, बहुत भयंकर हिंसा हुई। और साथियों, इस तरीके से अभी बीजेपी ने 14 का चुनाव जीतने के बाद में आपने देखा होगा, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, साइनिंग इंडिया, ऐसा नारा दिया ना। मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया। अभी तो वो इंडिया का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, उसका भी बदलना चाह रहे हैं। साथियों, ये इनका जो दोहरा चरित्र है, वो देश के ही संविधान को नहीं मानते हैं। मैंने पिछले सत्र में भी कहा, ये देशद्रोही लोग हैं जो संविधान की प्रतियों को संसद मार्ग पर जलवाने का काम कर सकते हैं। संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है? ये बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं ना, आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? संविधान समीक्षा के नाम पर जो नया संविधान, मनुस्मृति के नाम पर जो नया संविधान बनाने का काम कर रहे हैं, तैयार करके रखा हुआ है, तो ये संविधान द्रोही लोग नहीं है, देशद्रोही लोग नहीं है। तो इसलिए साथियों, अभी आपने देखा होगा G20 के नाम पर विश्व स्तरीय लोग भारत में आए हुए हैं, और वो अहिंसा की पुजारी के जो वहां पर क्या बोलते हैं उसको, राजघाट पर उसकी जो समाधि बनी हुई है, गांधी जी के समाधि पर जो है, वहां पर लेकर के नरेंद्र मोदी जी उन विश्व स्तरीय नेताओं को लेकर के गए। बोले ये महात्मा आदमी है, इसने हमको आजादी दिलाई। गांधी जी के बारे, और वो साउथ अफ्रीका के भी राष्ट्रपति को लेकर के भी गए। बड़े आश्चर्य की बात है, मगर गांधी जी के बारे में साउथ अफ्रीका के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी कितने अहिंसा के पुजारी थे। वो नोबेल पुरस्कार शांति के नाम पर जो देने की बात थी, उनको पता था गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी का रिश्ता साउथ अफ्रीका से बहुत पुराना रिश्ता था। नस्लीय भेदभाव करते थे, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने वाले गांधी जी थे, और वो पुरस्कार उन्होंने नहीं दिया। जहां ले जाकर के ये उनका माथा पटकवाने का काम कर रहे थे कि ये बहुत बड़े महात्मा आदमी हैं, पुजारी आदमी हैं। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है दोस्तों, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अभी एक मुद्दा ओबीसी की जनगणना का डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया। जब जब बड़ा दुर्भाग्य है पिछड़े वर्ग के लोगों का, जब जब भी उनको जब संवैधानिक अधिकार मिलने की बात आती है, उनका आंदोलन चरम सीमा पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है,
तो उस मुद्दे को वो डाइवर्ट कर देता है दुश्मन जो है, और हमारे लोग उनके ट्रेप में फंस जाते हैं। 16 नवंबर 1992 को जब पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन के अनुसार अधिकार मिला, तो उन अधिकारों के बारे में लोगों को जानकारी ना हो। 7 अगस्त को मंडल की सिफारिश जो लागू हुई थी, तो 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक फैसला सुनाया गया। उस फैसले में 4 मुद्दे थे जो ओबीसी के विरोध में थे, जो आज तक भी पता नहीं है। पता उसी समय हो जाना चाहिए, उसके विरोध में उनको अधिकारों के प्रति लड़ना चाहिए लोगों को, मगर पता नहीं चलने दिया, बल्कि उन्होंने कुदार फावड़े उठाए और जाकर के बाबरी मस्जिद को ढा दिया। इतना बड़ा धोखा इन आरएसएस भाजपाइयों ने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में किया। क्या मुद्दा था? 1931 के आंकड़ों के हिसाब से बैकवर्ड क्लासेस की संख्या 52% थी। 1931 के आंकड़ों के हिसाब से, वो 1931 के आंकड़ों के हिसाब से 52% ओबीसी को 27% आरक्षण लागू होगा। ये ओबीसी के विरोध में पहला फैसला है, क्योंकि 49.5 से ज्यादा हो नहीं सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तमिलनाडु के लोग नहीं मानते हैं आज भी, कर्नाटक के लोग नहीं मानते हैं इस फैसले को। आज भी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए 72% रिजर्वेशन का प्रावधान करके रखा है वहां की सरकारों ने। स्टालिन है। ये जानकारी आप लोगों को पता नहीं है कि नहीं है। तो वहां के लोगों ने उनको हिस्सेदारी दिया है। अरे होगा, ठीक है, तुम्हारा 49.5 तुम तुम्हारे पास रखो, हमें नहीं चाहिए, हम हमारे लोगों को देंगे। आज भी कांग्रेस और भाजपा ही वहां तरसते हैं सरकार एक मंत्री विधायक बनाने के लिए। वहां निवासियों के लोग सरकार चला रहे हैं अपनी जो। तो इस तरीके से साथियों, साउथ में इनका दाल निकलती है, कितना भी जोर लगा रहे हैं ये लोग, मगर नॉर्थ इंडिया के लोगों को मूर्ख बनाने का काम दुश्मनों ने किया। 52% को 27% आरक्षण मिलेगा, और जो 27 मिलेगा वो केवल सर्विसेज में लागू होगा, एजुकेशन में लागू ही नहीं होगा। अरे जो पढ़ेगा ही नहीं तो सर्विस में कहां से जाएगा? हैरानी की बात है। इस विषय पर 92 में चर्चा होनी चाहिए थी, आज 30 साल के बाद में भी लोगों को पता नहीं है। जिसके पास दांत हैं उनको चने खाने को नहीं मिलेंगे, जिनके पास दांत नहीं है उनको चने दिखाए जाएंगे। चने खाओगे? चढ़ाने का मामला है। अरे एजुकेशन में पहले होना चाहिए। उन्होंने कहा एजुकेशन में नहीं मिलेगा, सर्विसेज में मिलेगा। जो गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, आईएएस पीसीएस की कोचिंग करा सकता है, डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बना सकता है, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्रिमिनल में आ गए। और जो नहीं पढ़ा सकता है, खेती किसानी वाला आदमी है, उसको कहा इसके बच्चे को फायदा मिलेगा। अरे तो हाई स्कूल नहीं पास किया, आज प्राइमरी स्कूलों की स्थिति क्या है? नहीं, चर्चा क्या होती है देश के अंदर में? अरे जिसका बेटा आईएएस बन गया उनको रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए स्वतः ही। कितने महान लोग हैं भाई ये लोग, कितने बदमाश लोग हैं। इस सरकार में बैठे हुए, शासन सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे कैसे तर्क देने का काम करते हैं, और हमारे लोग उस पे पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है। अरे जिसको एक बार आरक्षण का फायदा मिल गया उसको नहीं लेना चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो जिस गरीब की तुम बात कर रहे हो वहां तो दलिया खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम है। एक बार बच्चा जो है झोले में कॉपी, किताब, पेंसिल ले जाना भूल जाता है, मगर थाली, कटोरी, चम्मच है कि नहीं ये नहीं भूलता है। खाने को तो खीर मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, खिचड़ी, दलिया मिलेगा। तो विद्यालयों को तो तुमने भोजनालय बना दिया है। शर्म नहीं आती है सरकार को बिल्कुल भी। और उस बच्चे को कहते हैं जो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं पास तक ढकेल पास करो इनको जो है।
नहीं पास करोगे तो एक साल फिर खाना खिलाना पड़ेगा, सरकार को बजट देना पड़ेगा। 1 से 2 में फेंको, 2 से 3 में फेंको, 8वीं तक धकेल पास करते रहो। माँ बाप सोचते मेरा बेटा कितना होशियार है, एक बार में फेल नहीं हो रहा है। अबे पढ़ेगा, एग्जाम देगा तब तो पता चलेगा। 8वीं तक पास ही पास होता चला जा रहा, बहुत होशियार है। क्या तमाशा बना दिया एजुकेशन को लेकर के। और 8वीं के बाद में जब 9वीं में जाएगा तो उस बच्चे से पूछा जाएगा, कहो बेटा जरा अपना नाम लिखो, मम्मी का नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, दादा दादी का नाम लिखो। बोले क्या मजाक कर रहे हो अंकल जी, बताओ अंगूठा कहाँ लगाना है? आप नाम लिखने की बात कर रहे हो, अंगूठा बताओ कहाँ लगाना है? इतना मजाक चल रहा है, इतना भविष्य बर्बाद कर दिया है दोस्तों। आज भी जो 92 में चर्चा होनी चाहिए वो 2022 आ गया, 30 साल हो गया दोस्तों। 30 साल में भी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखेबाजी किया। चुनाव में धोखेबाजी करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाया, कहा इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तमाम मौर्यों ने, कुशवाहों ने, काशियों ने, हर बिरादरी के लोगों ने भर भर के साथ दिया। भाजपा हमारा बैकवर्ड क्लासेस का पहले प्रधानमंत्री बन गया, अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। दो वोट बीजेपी को। लोगों ने बहुत सारा वोट देने का काम किया, किसी ने नहीं भी दिया, खुददार था, वो भी ईवीएम से ले लिया उन्होंने जबरदस्ती करके। तो इस तरीके से इन्होंने धोखेबाजी किया। जब सारा बहुमत आ गया पूरा जो है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उत्तराखंड के व्यक्ति को उठा करके यूपी के लोगों के ऊपर में थोपने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और यह सुनकर के केशव प्रसाद मौर्य का जो है एकदम से बीपी डाउन हो गया, एडमिट करना पड़ा उनको जो है। तो इतनी बड़ी धोखेबाजी उत्तर प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। आप लोग अभी से सावधान हो जाइए साथियों। ये बैकवर्ड क्लासेस का जो मुद्दा है उसको लेकर के आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार लोग हो और भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हो। भोपाल में कुछ साल पहले थर्ड जेंडर लोगों ने, तीसरी पंक्ति के लोगों ने इस बात के लिए आंदोलन चलाया, लेटर दिया सरकार को, ज्ञापन दिए कि हमारी जनगणना मर्दों में नहीं होनी चाहिए, महिलाओं में होनी चाहिए। वो थर्ड जेंडर लोगों ने, तीसरी पंक्ति के लोगों ने अपनी बात मनवा दी सरकार से, जो बहुत मामूली संख्या है। इतनी भारी संख्या होने के बाद भी सरकार ने हिजड़ों की बात तो माना, मगर पिछड़ों की नहीं सुन रही है। पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी पिछड़ों की जनगणना नहीं हो रही है। अंदाजा लगा सकते हो आप लोग, हिजड़ों से भी नीचे हम लोगों को डाल दिया है। ये देश के उत्तर प्रदेश यहाँ के मुख्यमंत्री की ये हालात है साथियों। इस तरीके से ओबीसी के लोगों के साथ में धोखाधड़ी 92 से चली आ रही है। पहली बार आपने सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, 27% केवल सर्विसेज में मिलेगा, एजुकेशन में नहीं मिलेगा, और उसमें भी क्रीमी लेयर लागू होगा। तीसरी बड़ी बात। और चौथी, SC ST के लोग पार्टी नहीं थे, उसके बाद में भी उन लोगों को उनका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। जो आदमी पार्टी ही नहीं है उसके साथ छेड़खानी करने का क्या मतलब है? बाद में फिर उनको, जब पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ, काशीराम साहब जीवित थे उस समय, पूरा बवाल काटा जाकर के, तब जाकर के उन्होंने फिर बाद में बहाल किया उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को। तो हम लोग ये देश में बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। केवल राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, पूरे भारत देश हमारा है। चुनाव भी एक रास्ता है शासक बनने का। हम संवैधानिक रास्ता अख्तियार करने का काम कर रहे हैं। चुनाव से भी शासक बना जा सकता है, मगर वर्तमान में जो हालात है उससे
दुश्मन जो है बहुत शातिर किस्म का है। वर्तमान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल जो मामला है, उससे शासक नहीं बन सकते हैं, मगर उनकी बदमाशी को जरूर पकड़ सकते हैं आंदोलन के लिए हम लोग। इस बात को आपको समझना है, वो किस तरीके से बदमाशी करते हैं। उसमें उन बदमाशियों को बारीकी से पकड़ने के लिए हम लोग चुनाव मैदान में हैं। शासक बनने के लिए और भी रास्ते हैं, हथियारबंद आंदोलन है, उस पर भी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। चुनाव एक रास्ता है जो वर्तमान में बहुत क्रिटिकल हो गया है। हथियारबंद आंदोलन दूसरा रास्ता है जो देश में नक्सलाइट लोग, माओवादी लोग चला रहे हैं। हम उससे सहमत नहीं हैं, बल्कि वो हमारे रास्ते से सहमत है। बहुत सारे नक्सलाइट लोग अभी हमारे आंदोलन में साथ दे रहे हैं। तीसरा रास्ता है दोस्तों, वो रास्ता है जन आंदोलन का। जन जन तक, हर घर तक, हर व्यक्ति तक आपको अपनी बात को पहुंचानी है। तो जो काम हम 15 साल में नहीं करते हैं, वो केवल 15 दिन चुनावों के अंदर में हम लोग कर देते हैं। इतना बड़ा मैसेज हमारा जाता है। इसलिए मैंने पिछले सत्र में आपसे कहा कि 330 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसकी तैयारी 230 सीटों पर, 230 विधानसभाओं पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 230 विधानसभाओं में बूथ लेवल तक हमारी विचारधारा पहुंचनी चाहिए। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जन आंदोलन होना चाहिए इसके लिए। जो भविष्य में जाकर के हम लोग एक विकल्प बन सकते हैं। ये तैयारी अभी करना है हम लोगों को। दूसरी जो विषय है किसानों के संदर्भ में, उन किसानों के बारे में अभी डिजिटल इंडिया की जो बात मोदी जी करते हैं, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जो सुनते हैं आप लोग सभी, तो जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल रोटी नहीं बनी है अभी तक। वो तो केवल मैनुअली रहेगी। खेती किसानी जो है डिजिटल होने वाले नहीं है। डिजिटल अनाज पैदा हो जाए, डिजिटल रोटी बना के खा लें, ऐसा पेट भरने वाला नहीं है मोदी जी आपका कभी भी। वो तो किसान के माध्यम से ही होगा। किसान मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है, पूरे परिवार को लेकर के जाकर के, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, लू के थपेड़े पड़ रहे हो, कुछ भी हो, वो किसान ही है जो देश और दुनिया का पेट भरने का काम करता है। उसको सलाम करना चाहिए। उसकी फसल तक का मूल्य निर्धारित नहीं कर पा रही है सरकार, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ऐसी सरकार चलाने वाले लोगों को मानवीयता के तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। 850 किसानों की मौतें हुई। ये हत्यारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। साल भर तक किसानों ने आंदोलन किया, मगर प्रधानमंत्री जी के पास में 5 मिनट तक का समय नहीं था उन किसानों की बात को सुनने के लिए कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। मंदिरों में घंटा बजाने के लिए उनके पास समय था, महाकाल की और गंगा की आरती उतारने के लिए उनके पास घंटों घंटों का समय था, मगर किसान अन्नदाताओं के लिए 1 मिनट का समय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। और किसान दिल्ली की सरहद पर चारों तरफ पूरा घेरा जमा के बैठे रहे, आंदोलन करते रहे। साल भर तक 850 किसानों को मौत की घाट उतारा है सरकार ने। किसान क्या कह रहे थे, क्या मांगे थी उनकी? वो ये कह रहे थे कि सुई बनाने वाली एक फैक्ट्री का मालिक है, उस सुई में जितनी लागत लगती है, उस लागत मूल्य के अपना मुनाफा जोड़ करके उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस निर्धारित करता है। आप माचिस की डिब्बी खरीदते हो, उस माचिस की डिब्बी के ऊपर लिखा रहता है एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2 रुपीज या 1 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। सभी करों सहित इस माचिस की डिब्बी की कीमत 1 या 2 रुपया है। मैक्सिमम, अधिकतम खुदरा मूल्य इसका इतना है, इससे ज्यादा नहीं बेचा जा सकता इसको। किसान कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमको मैक्सिमम नहीं चाहिए। सरकार ये बताए हमको मिनिमम, कम से कम हमारी फसल का मूल्य कितना होगा। दोस्तों,
ये सरकार में बैठे हुए लोग किसान लोग नहीं हैं, ये व्यापारी लोग हैं, ये दलाल लोग हैं। इनको किसानों की कीमत समझ में नहीं आएगी, इसलिए किसानों पर गोलियां चलवाते हैं वो लोग पुलिस के माध्यम से, उनकी हत्याएं करवाते हैं। मंदसौर इसका उदाहरण है। तो जो किसान चुन के जाएंगे वही अपनी कीमत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी, हम लोग खेती किसानी मजदूर लोग हैं, हम लोग जानते हैं किसान की कीमत क्या होती है। अगर 100 रुपए लागत लगती है फसल को लाने में, नराई गुड़ाई बिजाई से लेकर के फसल को लाने में घर तक 100 रुपए की अगर लागत आती है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी अपने स्टैम्प पेपर पर लिख करके घोषित करेगी, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा कि 125 रुपए में उसकी फसल को खरीदा जाएगा। 25 रुपए मुनाफा होना चाहिए उसको कम से कम पूरे किसान को, जो सारे परिवार को लेकर के उसमें जाके पूरा संलिप्त रहता है उस फसल को तैयार करने में। यह गारंटी है हमारी इसके लिए, और वो भी स्टैम्प पेपर पर हम लोग लिखित में जारी करेंगे। तो जो कमलनाथ जी कह रहे हैं होर्डिंग लगा करके, इनकी हिम्मत है कांग्रेसियों की, तो स्टैम्प पेपर पर चाहे 2 ही मुद्दे आप क्या करने वाले हो लिख करके दीजिए। आपको सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं छड़ा दिया तो हमारा भी नाम नहीं दोस्तों। अगर हिम्मत है तो लिख करके दे भाजपा के लोग। नरेंद्र मोदी जी केवल फेंकने का काम करते हैं। 15 लाख मिलेगा किसानों को, 2 गुनी आय मिलेगी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेगी, महंगाई कम होगी, विदेश से काला धन वापस लाएंगे। बहुत हो गया मजाक देश के अंदर में। अब आप लोगों की किसी की बात को सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है, इसलिए साथियों इन बहरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। एक राम मंदिर के नाम पर 30 साल तक पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल किया, और अभी जो 30 साल तक उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाया, देश के लोगों को मूर्ख बनाया, ऐसे ही मध्य प्रदेश के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को और तमाम लोगों को मूर्ख बनाने का काम वहां ओबीसी का इस्तेमाल किया, यहां शेड्यूल कास्ट के लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे सागर में गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर लगभग 114 करोड़ की लागत से रविदास मंदिर बनाया जा रहा है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश के लोगों, शेड्यूल कास्ट के भाइयों, मैं आज इस अधिवेशन के मौके पर आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के भाइयों से कुछ सबक ले लीजिए। जब मंदिर बन के तैयार अभी हो रहा है, शुरुआत हुई थी, तो जो ट्रस्ट बनाया गया यूपी के अंदर में, वो ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग के नेता को, एक भी ओबीसी के व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। कल को आपका मंदिर अगर यहां बन भी जाएगा तो आपको घंटा बजाने के लिए भी नहीं रखा जाएगा वहां पर। मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों को बताना चाह रहा हूं कि आपको घंटा भी बजाने के लिए वहां रखा जाए। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार चाहिए, मध्य प्रदेश के लोगों को अपनी सुरक्षा चाहिए, हमारी बहन बेटियों को, मध्य प्रदेश के लोगों को शिक्षा चाहिए। हजारों स्कूल बंद कर दिए गए मध्य प्रदेश के अंदर में, प्राइमरी एजुकेशन वाले, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। तो ये सब करने के लिए आपको बहुजन मुक्ति पार्टी ही करा सकती है, बहुजन मुक्ति पार्टी ही आपको ये सब दे सकती है। साथियों, एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता है, एक शैतान का विकल्प दूसरा शैतान नहीं हो सकता है, नागनाथ का विकल्प सांपनाथ नहीं हो सकता है। आपको अपनी ताकत खड़ी करनी होगी, बूथ लेवल तक संगठन बनाना है। कल ही निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन कार्यालय में जाकर के आपको बूथ की लिस्ट निकालनी है, और वहां से आपको 1 नंबर से लेकर के और सारा आखिरी बूथ तक आपको तमाम जो गांव के नाम हैं, मतदान केंद्र हैं, जो विद्यालय हैं, वहां जा करके आपको गांव में लोगों को मीटिंगें शुरू करनी है। 2 महीने के अंदर में मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप लोग वो सारा काम बूथ लेवल का करेंगे और आप भविष्य में एक तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश के साथियों को देने का काम करेंगे। आप सरकार में हिस्सेदारी बनेंगे और हमारे साथ सहयोग और समर्थन के बगैर हम किसी की भी सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनने देना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपना तन मन धन लगाना होगा। आप लोग ये सब लगाएंगे, ऐसे में आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय भीम साथियों। थैंक यू वेरी मच।